प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उज्ज्वल भारत उज्ज्वल भविष्य पावर कार्यक्रम में हिस्सा लिया। इस दौरान पीएम मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से विद्युत क्षेत्र के लिए पुनर्निर्मित वितरण क्षेत्र योजना का शुभारंभ किया। साथ ही पीएम मोदी ने 5,200 करोड़ रुपए से अधिक की एनटीपीसी की विभिन्न हरित ऊर्जा परियोजना का शिलान्यास व लोकार्पण किया। पीएम मोदी ने कार्यक्रम के दौरान कहा कि आपको याद होगा कि आजादी के 70 साल बाद भी देश के 18,000 गांव तक बिजली नहीं पहुंच सकती थी। उन्होंने कहा कि पिछले 8 वर्ष में देश में लगभग 1,70,000 मेगावाट बिजली उत्पादन की क्षमता जोड़ी गई है। वन नेशन वन पावर ग्रिड आज देश की ताकत बन चुका है। कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 में भारत के लिए संकेत महादेव सरगर ने शानदार प्रदर्शन करते हुए वेट लिफ्टिंग में भारत को सिल्वर मेडल दिलाया है। संकेत ने 55 किलोग्राम वेट लिफ्टिंग इवेंट में यह उपलब्धि हासिल की। उन्होंने पहले राउंड यानी स्नैच में बेस्ट 113 किलोग्राम भार उठाया। इसके बाद दूसरे राउंड यानी क्लीन एंड जर्क में 135 किलोग्राम भार उठाकर मेडल अपने नाम किया। वहीं इस इवेंट में मलेशिया के बिन कस्दन मोहम्मद पहले स्थान पर रहे। उन्होंने क्लीन एंड जर्क में 142 किलोग्राम तक का वजन उठाया। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने नशीली दवाओं की तस्करी और राष्ट्रीय सुरक्षा पर नारकोटिक्स नियंत्रण ब्यूरो सम्मेलन में शनिवार को हिस्सा लिया। इस वक्त बड़ी समस्याओं में ड्रग तस्करी और देश की सुरक्षा भी शामिल है। चंडीगढ़ में इन दोनों मुद्दों पर कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया। इस मौके पर गृह मंत्री ने ड्रग की तस्करी को देश के लिए नुकसानदेह बताया। उन्होंने कहा, ड्रग का प्रसार किसी भी समाज के लिए बहुत घातक होता है। एक आतंकी घटना होती है तो उसका नुकसान सीमित मात्रा में होता है, लेकिन ड्रग तस्करी पीढ़ियों को खोखला कर देती है। वो दीमक की तरह हमारे समाज और देश की जड़ों को खोखला करने का काम करता है। अमित शाह ने बताया कि देश की सरकार ने ड्रग तस्करी को लेकर जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शनिवार को विज्ञान भवन में पहली अखिल भारतीय जिला कानूनी सेवा प्राधिकरण बैठक के उद्घाटन सत्र में शामिल हुए। उन्होंने उद्घाटन सत्र को संबोधित करते हुए कहा कि यह हमारी आजादी के अमृत काल का समय है। देश की इस अमृत यात्रा में ईज ऑफ डूइंग बिजनेस और ईज ऑफ लिविंग की तरह ही ईज ऑफ जस्टिस भी उतना ही जरूरी है। वहीं केंद्रीय कानून मंत्री किरण रिजिजू ने उद्घाटन सत्र को संबोधित करते हुए कहा कि हमारे देश में जन जन तक न्याय की अंतिम मील तक पहुंच आज भी एक बहुत बड़ी चुनौती है। कानूनी सेवाओं के वितरण में समता, जवाबदेही और सुलभ पहुंच, इनके 3 आवश्यकताओं को सुरक्षित करने के लिए हम नागरिकों की भागीदारी को अमल में ला सकते हैं। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने ताशकंद में शंघाई सहयोग संगठन के देशों के विदेश मंत्रियों की बैठक में कहा कि वैश्विक ऊर्जा और खाद्य संकट का समाधान करने की तत्काल आवश्यकता है। यह संकट कोविड-19 महामारी और रूस यूक्रेन युद्ध के कारण पैदा हुआ है। भारतीय विदेश मंत्री ने अपने संबोधन में अफगानिस्तान पर भारत के रुख को भी दोहराया और गेहूं, दवाइयां, टीके तथा कपड़े की आपूर्ति सहित मानवीय सहायता को रेखांकित किया। जयशंकर ने चीनी विदेश मंत्री वांग यी, रूसी विदेश मंत्री सरगेई लावरोव, पाकिस्तान के बिलावल भुट्टो और समूह के अन्य सदस्य देशों के उनके समकक्ष मंत्रियों की मौजूदगी में यह बात कही। नई शराब नीति पर बवाल के बाद अब दिल्ली सरकार ने घुटने टेक दिए हैं। दिल्ली में अब फिर से पुरानी शराब नीति लागू होगी। नई शराब नीति में तमाम तरह की कमियां पाई गई थी। इसे लेकर दिल्ली के उपराज्यपाल ने नई शराब नीति में अनियमितताओं को लेकर सीबीआई जांच की सिफारिश की थी। दिल्ली सरकार ने इसके खिलाफ खूब हल्ला बोल किया था, लेकिन अब सीबीआई जांच की सिफारिश के बाद दिल्ली सरकार बैकफुट पर आ गई है और राष्ट्रीय राजधानी में शराब की खुदरा बिक्री की पुरानी व्यवस्था पर लौटने का फैसला किया है। यह जानकारी दिल्ली सरकार के अधिकारियों द्वारा दी गई है। कट्टरवादी मुस्लिम संगठन पीएफआई के राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में होने वाले सम्मेलन को लेकर दिल्ली पुलिस ने बड़ा झटका दिया है। दिल्ली पुलिस ने आज होने वाली पीएफआई की रैली को अनुमति देने से इनकार कर दिया है। समाचार एजेंसी एएनए के अनुसार विश्व हिंदू परिषद की ओर से दिल्ली पुलिस को लिखे गए पत्र में पीएफआई द्वारा आयोजित रैली को रोकने का अनुरोध किया गया था। 29 जनवरी को दिल्ली पुलिस को लिखे गए इस पत्र में वीप दिल्ली के प्रांतीय मंत्री सुरेंद्र कुमार गुप्ता ने दावा किया कि पीएफआई देश भर में संदिग्ध गतिविधियां चला रही है और उन्हें दिल्ली में कोई रैली करने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए। जम्मू कश्मीर के बारामूला जिले में सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच मुठभेड़ के दौरान एक आतंकी मारा गया। फायरिंग के दौरान 2 जवान भी जख्मी हुए हैं। सुरक्षा बलों ने पूरे इलाके को घेर रखा है। जम्मू कश्मीर के एक पुलिस अधिकारी ने बताया कि बारामूला जिले के
करीरी इलाके में वानीगाम बाला में आतंकवादियों की मौजूदगी को लेकर जानकारी मिली थी, जिसके बाद सुरक्षा बलों ने घेराबंदी करते हुए सर्च ऑपरेशन शुरू कर दिया है। ईडी ने निलंबित तृणमूल कांग्रेस नेता पार्थ चटर्जी की सहयोगी अर्पिता मुखर्जी के कम से कम 3 बैंक खातों को फ्रीज करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है, जहां उन्हें कम से कम 2 करोड़ रुपए मिले हैं। एक वरिष्ठ अधिकारी ने जानकारी दी। उन्होंने बताया कि मुखर्जी की कई शेल कंपनियों के बैंक खाते भी ईडी की जांच के दायरे में हैं। वहीं मुखर्जी के 3 बैंक खातों को फ्रीज करने की प्रक्रिया भी शुरू हो गई है। इन खातों में कुल करीब 2 करोड़ रुपए मिले हैं और शेल कंपनियों के बैंक खातों को फ्रीज करने का फैसला किया जाना अभी बाकी है। अधिकारी ने कहा कि हमें संदेह है इन खातों का इस्तेमाल कई लेन देन के लिए किया गया है। 26 जुलाई 1999 में हुए कारगिल युद्ध की ऐतिहासिक लड़ाई ऑपरेशन विजय को सफलतापूर्वक अंजाम दिया था और कारगिल के द्रास में पॉइंट 5140 पर भारतीय सेना ने तिरंगा फहराया था। भारतीय सशस्त्र बलों की उसी शानदार जीत का जश्न मनाने के लिए भारतीय सेना ने एक अहम कदम उठाया है। कारगिल सेक्टर में ऑपरेशन विजय में सैनिकों के सर्वोच्च बलिदान को श्रद्धांजलि देने के लिए द्रास में पॉइंट 5140 को गन हिल का नाम दिया गया है।